हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 11th का पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में पी ब्लॉक के अंदर 13 ग्रुप और 14 ग्रुप हमारे सिलेबस में है और 15 टू लेके 18 12th के पी ब्लॉक में। अब देखो बेटा, यहाँ पर पी ब्लॉक के अंदर 11th का जहाँ पर कौन कौन से ग्रुप होंगे, 13 एंड 14, 13th एंड 14th ग्रुप। 13 वाले को हम क्या बोल सकते हैं, बोरॉन फैमिली, और 14 वाले को हम क्या बोल देते हैं, कार्बन फैमिली। तो लेट्स स्टार्ट 13 ग्रुप यानी बोरॉन फैमिली। तो हेडिंग लिखेंगे बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करें। बोरॉन फैमिली के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स को आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स होते हैं, पढ़ा था हमने, बिना, इलायची, गम, इंडियन टी, ये होता है बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1। जैसे बोरॉन का क्या होगा, 2s2 2p1, ये क्या होगा 3s2 3p1, ये क्या हो जाएगा 4s2 4p1, इस टाइप से होगा। ठीक है, फिर बात करें इसकी साइज की। हम बात करते हैं इसकी साइज। बेटा अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं। देखो फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करता हूं। देखो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे सेल नंबर इंक्रीज होता है और सेल नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में साइज इंक्रीज होगी। तो बेटा बोरॉन से एल्यूमिनियम है, साइज बढ़ेगी। एल्यूमिनियम और गैलियम में देखते हैं कि इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बता चुके हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में। फिर साइज इंक्रीज होती है, फिर इनकी साइज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। फिर यहां पर मैं आईपी का ऑर्डर बताऊं इसके अंदर, इसके लिए आईपी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो साइज बढ़ती है तो आईपी क्या होगी, डिक्रीज ये होगी। और जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है एक ग्रुप में, वहां पर लोअर एलिमेंट के आईपी अपर एलिमेंट से ज्यादा होती है। इसको मैं ग्राफ बना के बनाया हुआ है, अपने से बनाओगे इसको ताकि पीरियोडिक टेबल आप दोबारा से रिपीट कर सको। तो इसमें किसकी ज्यादा होती है, गैलियम की, और इंडियम और गैलियम में किसकी ज्यादा होगी, गैलियम की। यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो किसकी आईपी ज्यादा होगी, थैलियम की। याद ना, आईपी क्या होता है, आइसोलेटेड गैसीय एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। इसके लिए बेटा मैंने पीरियोडिक टेबल में एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ अपने से बनाएंगे। क्लियर हुआ। देखिए फिर हम इसकी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हम आते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली आपको ये बताया था एलिमेंट्स आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट on moving top to bottom in 13 group, 14 group and 15 group, stability of lower oxidation state will increase due to inert pair effect, जो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा, +3। यहाँ पे भी इसका कितना मिलता है, +3। यहाँ पर +3 मिलता है, +1 भी मिलता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, +3 है। यहाँ पे भी +3 ज्यादा स्टेबल होता है +1 से, लेकिन थैलियम में लोअर एलिमेंट्स में जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, यानी +1 स्टेबल होती है। जिसका रीजन क्या पढ़ा था हमने, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल से बता चुके हैं बेटा, वहां पे जाइएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा कि बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी साइज का ऑर्डर बताया, आईपी बताया। आईपी के लिए ग्राफ बनाया हुआ मेरे को, वो मैंने बनाया था, वो ग्राफ आपको खुद से बनाना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है फिर से आपकी कॉपी में लिखना। बेटा जितनी ज्यादा बार लिखते जाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि मिनिमम आईपी किसकी होती है, बताया था वहां पर भी, तो इंडियम की आईपी होती है मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इन 13 ग्रुप किसका होगा, इंडियम का, IN। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं डायरेक्ट हेडिंग लिखवा देता हूं, ऑक्साइड ऑफ 13 ग्रुप। इसको नोट कर लिया, आगे देखिएगा, ऑक्साइड ऑफ 13 ग्रुप। देखो बोरॉन फैमिली के अंदर हेडिंग है ऑक्साइड ऑफ 13 ग्रुप।
ऑक्साइड्स ऑफ 13th ग्रुप। ऑक्साइड ऑफ 13 ग्रुप, 13 ग्रुप पे इसकी ऑक्साइड की बात करेंगे बेटा। आप ये कह सकते हो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके M2O3 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? देखो मैंने ये बोला, इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं M2O3, इस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। बोरॉन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मान रहे हैं। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। फॉर्मूला बनाते हैं तो चार्ज की मैग्नीट्यूड को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया? M2O3। ये हुआ। लेकिन सबसे लास्ट वाला देखोगे थेलियम, तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसके बारे में बताएंगे। Tl2O टाइप का बनेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। देखो मैं लिख देता हूं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म M2O3 टाइप्स ऑक्साइड। ऑक्साइड्स लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप। ये बेटा ऑक्साइड ऑफ 13 ग्रुप या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो आप इसको, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्शन। तो यहां पे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप्स, एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and form M2O3 टाइप ऑक्साइड। लेकिन आपको मैं बता देता हूं थेलियम ऐसा नहीं करेगा, बट थेलियम फॉर्म Tl2O ऑक्साइड। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पूछा गया है कि थेलियम होता बाकी के M2O3 टाइप के बनाते हैं, जैसे B2O3 बनेगा, Al2O3 बनेगा, लेकिन ये किस टाइप का बनाएगा? Tl2O टाइप के ऑक्साइड बनाएगा। किसके कारण? क्योंकि थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है? +1। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? Tl2O। ये होता ना, जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो जो भी चार्ज होता है उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहां पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये इस टाइप का क्यों बनाया है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हो गया? अब देखो बोरोन है, ये वाले मैं एलिमेंट फिर से लिख रहा हूं, फिर इसके ऑक्साइड बता रहा हूं। बोरोन है किस टाइप का बनेगा? B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2। ये इस टाइप का क्यों बना? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर बेटा मैं बात कर रहा हूं, ये एलिमेंट लिया, ये तो आपने ले लिया इसके एलिमेंट्स, ये लिया आपने एलिमेंट्स, ये इसके हो गए ऑक्साइड्स। अब बेटा इन ऑक्साइड्स की मैं पहले बात कर रहा हूं नेचर की, ये किस टाइप के नेचर के होंगे, और फिर रिएक्ट विथ किसके साथ में रिएक्ट करेंगे। तो बेटा आपको ये बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, एसिडिक नेचर है, और डिक्रीज होती है, और इसकी नेचर होती है B2O3, इसकी ये कैसी नेचर का होता है? एसिडिक। और बेटा ये वाला एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। याद करो मैंने क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी एक, जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग एम्फोटेरिक के लिए, क्या बताया था? ये थे, फिर से लिख रहा हूं, जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। इनके ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसमें ये भी बताया था क्रोमियम और Mn है, ये अपनी लगभग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होते हैं, उसके बाद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक नेचर आती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम है, इसके ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। ये बेटा याद कर लेना इसको, क्या बताया था? जनाबे, मैं लिख देता हूं फिर से, जनाबे आली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग।
इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो बेटा यहाँ पर इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक। ये वाली नेचर कैसे नेचर के होगी, एम्फोटेरिक। ये होगा एम्फोटेरिक, ये भी क्या होगा, एम्फोटेरिक। और ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। ये होगा बेसिक, और ये वाले भी कैसे नेचर के होंगे, बेसिक। रिएक्ट विथ एसिड किसके साथ में रिएक्ट करता है, सभी बेस के साथ में रिएक्ट करता है। बेस कैन रिएक्ट विथ ऑल एसिड्स, बट एम्फोटेरिक रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, लेकिन वीक के साथ में नहीं करता हूं, किसके साथ में करता है, स्ट्रॉन्ग के साथ में। ठीक है, रिएक्ट विथ एसिड वाला क्या होगा, ऑल बेसेस, सभी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, ऑल बेसेस, सभी बेस के साथ में रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक कैन रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नेवर बी रिएक्ट विथ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये किसके साथ में होगा, स्ट्रॉन्ग, दोनों के साथ में करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा इससे स्ट्रॉन्ग आ गया, एक चीज ध्यान में रखना, एम्फोटेरिक वाले की नेचर पूछी जाती है। फिर अगर एम्फोटेरिक के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है तब तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तब ये किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, एसिड। ठीक है, दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, बट रिएक्ट दोनों के साथ में करेगा, पर होना कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, बेसिक वाला किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, ऑल एसिड्स। ठीक है, ये भी ऑल एसिड्स। तो बेटा यहां पर मैंने एक टेबल टाइप का बनाया है, जहां पर मैंने लिखा एलिमेंट, उसके ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ में फिर मैंने यहां पे ये बताया कि इसकी नेचर कैसी होती है, फिर किसके साथ में रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक वालों को तो माइंड में बैठा लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, जनाबे अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, फ्रंट पेज पे लिख लो। इसका मतलब क्या है, इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एंड एम्फोटेरिक रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन इट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड देन एक्ट एज बेस, और जब ये रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ देन बिहेव एज एन एसिड। क्लियर हुआ, नोट कीजिएगा। नोट कर लिया इसको। अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिएगा, बोरोन होता है वो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करते हैं, तो बेटा बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, जिसका दूसरा नाम होता है सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको। देखो बोरॉन रिएक्ट विथ O2, बोरॉन O2 के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है B2O3, इसका नाम होता है बोरिक एनहाइड्राइड। किसका फॉर्मेशन करेगा, बोरिक एनहाइड्राइड, और इसी का दूसरा नाम होता है सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी ऑक्साइड है, इसका फॉर्मेशन करता है, सेस्क्वी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, मैं जनरली ये बता देता हूँ आपको, मोस्टली जो रिएक्शंस है, मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, या मोस्टली कंबशन भी बोल सकते हो, यहाँ पे इसका O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो मोस्टली कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, लेकिन कंबशन ऑफ नाइट्रोजन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो मैं ये बता रहा हूँ, मोस्टली यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव। मोस्टली कंबशन रिएक्शन, मोस्टली कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, और जनरली हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, आर एक्सोथर्मिक, बट कंबशन ऑफ, बस कंबशन ऑफ नाइट्रोजन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाइट्रोजन इसका कंबशन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन होता है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। बॉन्ड ऑर्डर कितना इसके पास में 3, और आपको ये बताया था केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। स्मॉल साइज का होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई। और बेटा बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो किसका फॉर्मेशन होगा, NO का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो रिलीज एनर्जी से ज्यादा होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक। तो आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कंबशन होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होती है, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हुआ।
अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है Al2O3 है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। लगभग ये होते हैं 1670 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो प्रोडक्ट हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस से बनता है वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। और इसके कारण यहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम होता है O2 के साथ में रिएक्ट करके हाईली स्टेबल प्रोडक्ट ये बनाता है Al2O3, इसकी एक क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर। Al2O3 इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है, क्या बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3 ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और बेटा आपको ये बताएंगे हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, इसलिए किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर हो गया। फिर देखो इसकी ये हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ में हाई होती है। ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, इसका रीजन भी मैं ये लिख देता हूं, ड्यू टू हाई एफिनिटी, ड्यू टू हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में हाई एफिनिटी होती है किसकी, एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम होता है ऑक्सीजन को बहुत प्यार करता है, इसकी चाहत एल्यूमिनियम के साथ में बहुत ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम के को जैसी ऑक्सीजन दिखती है ना तो भागकर ऑक्सीजन के पास में जाएगा, उससे चिपक जाता है, ठीक है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो हाईली, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हाई एफिनिटी के कारण ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और इस पे कुछ फैक्ट है वो डिपेंड भी करते हैं, हाई एफिनिटी के कारण ऑक्सीजन के साथ में इसकी हाई एफिनिटी, इस पे कुछ फैक्ट भी बता रहे हैं जिसके बेसिस पे लिखेंगे फैक्ट विच डिपेंड्स ऑन हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम की हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ में, इस पे कुछ फैक्ट डिपेंड करते हैं। जिसमें पहला लिख रहा हूं मैं थर्माइट बेल्डिंग प्रोसेस, थर्माइट बेल्डिंग प्रोसेस, थर्माइट बेल्डिंग प्रोसेस, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। देखो वेल्डिंग में क्या करता है, एल्यूमिनियम की कुछ क्रेक रोड है, एक क्रेक रोड मान लो टूट की रोड, उसको जोड़ने के लिए हम उसकी क्या कर देते हैं, वेल्डिंग करते हैं। उस वेल्डिंग में देखिएगा क्या होता है, किस टाइप से उसकी वेल्डिंग की जाती है, देखेंगे। देखो ये आपके पास में आयरन है, उसकी क्रेक रोड है, एफी रोड है, क्रेक आदमी भी होता है, ठीक है। तो यहां पे ये देखो एफी है, इसकी रोड है, एफी की रोड है, ये क्रेक रोड है, ठीक है, टूट गई ये रोड। अब आपको इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या बनाना होगा, इसमें मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आयरन लेके आना पड़ेगा जो इसके साथ में मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। वो किस टाइप से लाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो इस वाले। तो यहां पर बेटा हम लेते हैं Al2, ये वाला लेते हैं Fe2O3, Fe2O3 और एल्यूमिनियम 3:1 में ये वाला मिक्सचर लेते हैं, इसको थर्माइट मिक्सचर भी बोल देते हैं। ये मिक्सचर होता है जिसका नाम होता है थर्माइट मिक्सचर, थर्माइट मिक्सचर। अब आपने यहां पे देखा बेटा, थोड़ी सी चीज ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को बहुत चाहता है, एल्यूमिनियम देखते ही वो एल्यूमिनियम की तरफ अट्रैक्ट होता है, एल्यूमिनियम को ले आता है, ठीक है। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को बहुत चाहता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को बहुत चाहता है, इसकी चाहत ऑक्सीजन की प्रति बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ऑक्सीजन दिखता है उसको ले आता है। यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ में, एफी के साथ में, लेकिन इधर आपको क्या दिखाई दे दिया, एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीजन को बहुत चाहते हैं, ऑक्सीजन ये भी एल्यूमिनियम को बहुत चाहती है, तो एफी को छोड़कर किसके साथ में चली जाएगी, एल्यूमिनियम के साथ में। तो यहाँ पे किसके साथ में चली गई, एल्यूमिनियम के साथ में, और एफी अकेला हो गया, ये तो क्या बना लेगा, Al2O3, ये बन गया। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आप जानते हो, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है।
डेल्टा एच नेगेटिव लिख देता हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। अब यहां पे देखो, ये आयरन था, ये पूरा ही आयरन है, आयरन तो आयरन का भाई है। अब बेटा ये वाला भाई क्या किया था, ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ गया था। ये ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ा तो ये ऑक्सीजन के साथ में रहने लग गया, लेकिन ऑक्सीजन बेवफा निकली। कैसे निकली, वो जब तक एल्यूमिनियम नहीं दिखाई दिया तब तक इसके साथ में रह रही थी। जैसे एल्यूमिनियम आ गया, इसको छोड़कर एल्यूमिनियम के साथ में चली गई, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ उसकी एफिनिटी हाई है, तो आयरन अकेला हो गया। जब भी आदमी अकेला होता उसको अपने भाइयों की याद आती है, तो ये वाला Fe किस में जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, इसके साथ में क्या बना लेगा, मेटेलिक बॉन्ड। और ये क्रैक रॉड है, ये इस भाइयाने से ये जुड़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए बेटा ये वाली रिएक्शन है, इसको इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पे होता है मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे होता है मैग्नीशियम रिबन और बेरियम प्रोक्साइड। ये होता मैग्नीशियम रिबन और ये होता बेरियम प्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन और बेरियम प्रोक्साइड होता है, ये यहां पर लेके आते हैं, तो इससे ये बनता है। और यहां पर डेल्टा बहुत ज्यादा निकलती है, यहां पर भी नेगेटिव रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज यहां पर आता है इसको मेल्ट वगैरह करने में, यानी इसको इनिशिएट करने के अंदर। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन एंड बेरियम प्रोक्साइड, ये क्या होगा, ये होता है इनिशिएटर, ये होता है इनिशिएटर। फिर से बता रहा हूं, एल्यूमिनियम है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के अलावा किसी के पास में भी है और उसको अगर एल्यूमिनियम दिख गया तो उसको छोड़कर एल्यूमिनियम के पास में आ जाएगी, उसको अकेला कर देगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो समझ में आया कि आयरन की रॉड टूट गई तो आयरन ही उसको जोड़ेगा, तो आयरन Fe2O3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम इसके साथ में रहते हैं, 3:1 की मिक्सचर लेते हैं इसका। इस मिक्सचर का नाम होता है थर्माइट मिक्सचर या बेल्डिंग मिक्सचर भी बोल देते हैं इसको। जैसे एल्यूमिनियम पास में है, ये इसको इनिशिएट करेगा, ये जैसे ही मेल्ट हो गए तो ऑक्सीजन इसको छोड़कर एल्यूमिनियम के साथ में जाकर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में Al2O3 बना लेगा। आयरन अलग अकेला होगा, अकेला क्या करता है, स्टेबल नहीं होता, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इस आयरन के साथ में मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर हो गया। और मैग्नीशियम और ये बेरियम प्रोक्साइड एक्ट एज इनिशिएटर, नोट कर लीजिए इसको। तो ये वाला मेथड किसके लिए यूज में आता है, ब्रोकन आयरन पीसेस है उसको जोड़ने में। नेक्स्ट है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, इसका नेक्स्ट फैक्ट बता रहे हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस सेकेंड फैक्ट है, जिसको हम मेटलर्जी के अंदर पढ़ा था। और बेटा मेटलर्जी के अगर आपको वीडियो देखना है तो मेटलर्जी का वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मैंने कंप्लीट डाल रखे हैं, वहां से आप देख भी सकते हैं। तो यहां पर देखो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में देखिएगा क्या होगा बेटा, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने ये मान लिया कि क्रोमियम का ऑक्साइड है, Cr2O3 है, Cr2O3 है, और आपको क्रोमियम का ऑक्साइड है, आपको क्रोमियम को हटाना है, यानी रिडक्शन करना है इसका, आपको क्रोमियम चाहिए। तो यहां पर आप देखते हो क्रोमियम चाहिए तो या Fe2O3 भी ले सकते हैं, उसका तो हमने बता दिया बेल्डिंग में, इसलिए मैं क्रोमियम का एग्जांपल ले लेता हूं। तो क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्रोमियम अकेला कब होगा, जब ऑक्सीजन निकल जाए, और आपको पता है ऑक्सीजन किसी के साथ में उसको आपको ऑक्सीजन को हटाना है, तो आप उसके पास में क्या ले आओ, एल्यूमिनियम ले आओ। तो यहाँ पर किसको लेके आते हैं, एल्यूमिनियम, वही 1:3 के अंदर लाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा, Al2O3, और क्रोमियम वो आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। बेटा एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं। Fe2O3 का रिडक्शन करना हो, Cr2O3 का रिडक्शन करना हो, इसकी भी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है क्रोमियम की भी, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे किसकी है, एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि कार्बन होता है उसको क्यों नहीं लेते, कार्बन ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी अलग हटा देता ऑक्सीजन को, लेकिन बेटा कार्बन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि कार्बन की कंपैरिजन में क्रोमियम है, ये जनरली इससे नहीं हटेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी भी ऑक्सीजन के साथ में हाई होती है, लेकिन हाईली किसके साथ में होगी, एल्यूमिनियम के साथ, इसलिए किसको लाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहला हमने पढ़ा किसके साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में किस टाइप से रिएक्शन करता है? सेकेंड है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन। नाइट्रोजन के बारे में आप ये जानते हो कि नाइट्रोजन होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत हाई होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ही हाई होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी हाई होती है और हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, हाईली स्टेबल होती है, किसी के साथ में जनरली रिएक्ट नहीं करती है। और इसके एविडेंस भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है ना। ऑलमोस्ट कितनी परसेंट है? 78%। ऑलमोस्ट ये इनर्ट होती है, रिएक्ट करती है तो वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। तो बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई, रिएक्टिविटी वेरी लो, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। और हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण ज्यादा स्टेबल, रिएक्टिविटी बहुत लो है। इसके फैक्ट या एविडेंस आपको क्या मिल रहे हैं? 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। और ये ऑलमोस्ट क्या होती है? ऑलमोस्ट इनर्ट होती है। या रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो ये रिएक्ट करती ही नहीं है। रिएक्शन कहां पे करती है? हाई टेम्परेचर पे। और बोरॉन और एल्यूमिनियम जनरली हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके, यहां पर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, and form MnX लिख देता हूं मैं, टाइप नाइट्राइट। MnX टाइप नाइट्राइट्स। MnX टाइप के नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर, जैसे बोरोन है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या होगा? बोरोन नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइट का। लेकिन कब? नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होता। कहां पर होगा? वेरी हाई टेम्परेचर पे। देखो बोरोन है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर ले लिया, नॉर्मल टेम्परेचर, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। बोरोन रिएक्ट विथ N2 एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? BnX। इसका नाम होता है बोरोन नाइट्राइट। बोरोन नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है। और यही होता है आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जैसे ऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होगा? कार्बन है, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है और इसको बोल देते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। स्टार बना लेना, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। बोरोन नाइट्राइट क्या होता है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी डिस्कस करेंगे। जैसे बोरोन नाइट्राइट बन रहा है, वैसे क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइट भी बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं बोरोन नाइट्राइट की। लिख लिया? देखिए आगे। हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर बोरॉन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन नाइट्राइट टेक प्लेस एंड बोरॉन नाइट्राइट इज नॉन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। बोरॉन है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, फॉर्मेशन करता है बोरॉन नाइट्राइट। इस टाइप से होते हैं। ये होगा बोरॉन नाइट्राइट। इस टाइप से और बन जाएगी, आगे से आगे लेयर बनेगी।
साथ में देखो बोरॉन है, इसके पास में क्या रहेगा, आगे से बॉन्ड बनाएगा, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऐसे, इस टाइप से। इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे दूसरी लेयर और बनेगी यहां पे, ऐसे सेम दूसरी लेयर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे फॉर्मेशन होगा, सेम ऐसी लेयर्स का फॉर्मेशन होता जाता है। इस टाइप से और लेयर का फॉर्मेशन होगा, वही यहां पे क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस टाइप से। और यहां पे बेटा हम ये देखते हैं, इसके अंदर हमने ये देखा बोरोन नाइट्राइड में BnX है, यहां पर एक दूसरे के साथ में वॉन डेर वाल अट्रैक्शन से आपस में अटैच रहती है, और वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है एक वीक अट्रैक्शन होता है जिसके थ्रू आपस में जुड़ी रहती है। ये एक लेयर होगी बोरोन नाइट्राइड की, ये दूसरी लेयर है, बोथ लेयर्स आर अटैच विथ ईच अदर थ्रू वॉन डेर वाल अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन होगा इसमें। और ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी मोशन करते हैं, यहां पर क्या होगी, स्लिपरी मोशन, स्लिपरी मोशन यानी एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, ठीक है, क्योंकि वॉन डेर वाल अट्रैक्शन क्या होता है, एक वीक अट्रैक्शन है, इसलिए स्लिपरी मोशन करते हैं, एक टाइप से एक दूसरे पे फिसलती हैं। देन एक्ट एज लुब्रिकेंट, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज लुब्रिकेंट। तो ये था बेटा आपका बोरोन नाइट्राइड। फिर से बोल देता हूं, यहां पर होता है BnX, बहुत सारी इस टाइप की लेयर है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसलती रहती हैं, क्योंकि इन लेयर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी मोशन करती है। और ये किसकी तरह बिहेव करेंगी, इसको यूज में किसकी तरह लेते हैं, एज ए लुब्रिकेंट। और ये बोरोन नाइट्राइड क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जैसे बेटा हमने बोरोन नाइट्राइड है, इसका फॉर्मेशन क्या, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाया, वैसे ही क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये भी बनाओगे आप, ये आपका होमवर्क है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, AlNX, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इसको खुद से बनाओगे। क्या करना है, बोरोन की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, इसमें भी स्लिपरी मोशन होगी। तो यहां पर आपको पूछा जाए कि यहां पर एज ए लुब्रिकेंट क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे स्लिपरी मोशन करते हैं ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बेटा खुद से बनाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी रिएक्शन। अब देखो इसकी बेटा केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, ठीक है, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड अपने से बनाएंगे। अब देखो आगे, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के साथ में क्या रिएक्शन होती है, देखिएगा, रिएक्शंस विथ एसिड एंड बेस, रिएक्शंस विथ एसिड एंड बेस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एसिड के साथ में कौन रिएक्ट करता है, बेस के साथ में कौन रिएक्ट करता है, जिसकी बेसिक नेचर होती है वो तो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, और जिसकी एसिडिक नेचर होती है वो बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे, और बेसिक वाला एसिडिक के साथ में। और जिसकी एम्फोटेरिक नेचर होती है वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ में भी रिएक्ट करता है, लेकिन उस कंडीशन में एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बना देता हूं, जो टेबल बनाई थी पहले भी, इधर लिख रहे हैं एलिमेंट्स, फिर इसके लिख देंगे ऑक्साइड्स, फिर मैं हाइड्रोक्साइड्स भी लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड्स, फिर इसके लिख रहे हैं नेचर, नेचर, फिर लिख रहा हूं रिएक्शन विथ, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, ये होता है ना, बिना, इलायची, गम, इंडियन टी। ऑक्साइड कौन से बताए थे इसके, B2O3, ये हो गया Al2O3, ये होता है Ga2O3,
In2O3 और ये क्या होगा Tl2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोक्साइड में क्या होगा BOH होल थ्राइस, ये होगा, ये होल थ्राइस और थेलियम ये होगा। नेचर की बात करें तो ये वाला कौन से नेचर का था, एसिडिक नेचर, और इन दोनों को कौन सी नेचर बताई थी, एम्फोटेरिक। फंडा भी बता दिया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन सा था, जनाबे अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, तो इनकी नेचर कौन सी है, एम्फोटेरिक। ये वाला होता है एम्फोटेरिक नेचर के दोनों, और ये दोनों कैसी नेचर के होंगे, बेसिक। तो एसिड वाले किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, ऑल बेस। ये किसके साथ में करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ये किसके साथ में करेंगे, ऑल एसिड्स। अब बेटा पहले जो भी हमने पढ़ा सारी चीजें रिपीट होंगी, इससे पहले जितने भी लेक्चर आए उनकी बहुत सारी बातें पी ब्लॉक के अंदर फिर से हमने को रिपीट करने को मिलेंगी। तो रिएक्शन बता रहा हूं, पहले रिएक्शन बताऊं कि रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ में क्या ये बोरॉन वाला रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, इसकी खुद की नेचर ही कैसी है, एसिडिक, तो उसके साथ में ये एम्फोटेरिक वाले कर सकते हो, नीचे वाले कर सकते हैं। लेकिन एम्फोटेरिक वाले कब करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे H2SO4 हो, HCl हो, इस टाइप के हो। देखो, और साथ में बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको मैंने बताई थी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने ये बोला था जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके H2 फ्री करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था। देखो फर्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ में क्या रिएक्शन होती है, फर्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन। तो एम्फोटेरिक नेचर वाले कर सकते हैं और बेसिक नेचर, एम्फोटेरिक वाले कर सकते हैं और बेसिक वाले कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो डाइल्यूट HCl इसके साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा AlCl3 और साथ में क्या देगा H2। देखो इसमें रियल में क्या होता है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, एल्यूमिनियम +3 विद रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो H+ होता है, 2H+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, जो किस फॉर्म में चले जाएंगे फिर H2। ये क्या बन रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट जो भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाता है, कोई भी मिक्सचर आपको नेसेंट हाइड्रोजन देखता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो मिक्सचर किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और अगर आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ठीक है, तो इसका मिक्सचर है, इनके मिक्सचर किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग, इस टाइप का जो मिक्सचर है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज दे प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और कोई नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो वो मिक्सचर एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर। इसके साथ में बेटा मैं और भी बता देता हूं आपको, जैसे मान लिया कि और है एल्यूमिनियम है, या ये मान लेते हैं इंडियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लेते हैं, इस वाली फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है, डाइल्यूट HCl है, तो इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, InCl3 बना लेगा, और वाटर होगा, हाइड्रोक्साइड होगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, वाटर का ही फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे अपन बात करें जैसे थेलियम है, वो डाइल्यूट H2SO4 है, इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, Tl2SO4 प्लस H2 गैस है, ये रिलीज करेगा। या इंडियम होता मान लो तो ये भी क्या करता है, डाइल्यूट H2SO4 है, इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, In2SO4, ये भी स्टेबल होता है, लोअर वाले +1 में भी स्टेबल मिल जाते हैं। तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं, या इसको मैं ECS से भी रिलेट कर सकता हूं कि ECS में जो हाइड्रोजन से अपर एलिमेंट है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब पहले वो किस फॉर्म में जाती है, नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में जाती है, और नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में जाने के कारण इसका जो सॉल्यूशन है या इसका जो मिक्सचर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
माइंड में एक चीज सेट रखो, 2 पॉइंट होते हैं, कॉपी के ऊपर लिख लेना। नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मेरा नोट साथ में बनाते चलना, मिटा दें इसको। अब फिर आते हैं एल्यूमिनियम पे, और एल्यूमिनियम का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर से मैं यहां पे बता रहा हूं, देखिएगा। एल्यूमिनियम में उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3, एल्यूमिनियम विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3, नाइट्रिक एसिड ले लिया, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ में देखते हैं। तो बेटा कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और यहां पर फॉर्मेशन कर देता है एल्यूमिना का, Al2O3, ये क्या बना लेगा, एल्यूमिना। एल्यूमिना है, इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है और यहां पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी एल्यूमिनियम के साथ बहुत ही ज्यादा होती है। जब भी एल्यूमिना बनता है या एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वहां पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और यहां पर फॉर्मेशन होता है प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिना, Al2O3, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिना। तो बेटा आपसे ये कहा जाता है कि एल्यूमिनियम है वो कंसंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्ट नहीं करता बिकॉज इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिना विच डज नॉट रिएक्ट फर्दर, जो फर्दर रिएक्शन नहीं करती है। इसलिए बेटा एल्यूमिनियम के कंटेनर को यूज में लेने से पहले, जैसे उसको यूज में लेते हैं उसको वॉश करते हैं, उसको वॉश किया जाता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में। क्यों करते हैं, क्योंकि वॉश करने से उसकी सरफेस है उस पर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, किसकी, एल्यूमिना की। तो उसके अंदर कोई भी मटेरियल आप डालोगे तो उसके साथ में वो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूं ये स्टेटमेंट भी, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 because it form protective, because it form protective layer of alumina, it form protective layer of alumina, protective layer of alumina on the surface of aluminium, on the surface of aluminium. That's why further reaction is prevented. That's why further reaction is prevented. और यही रीजन है कि एल्यूमिनियम के कंटेनर को यूज में लेने से पहले हम वॉश करते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट HNO3 से। तो यही रीजन हम लिख सकते हैं, कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम, कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम इज वॉश्ड थ्रू कॉन्सेंट्रेट HNO3 बिफोर यूज्ड, बिफोर यूज्ड। तो एल्यूमिनियम है उसका अगर कंटेनर है उसको आपने पहले वॉश किससे किया है, कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम इज वॉश थ्रू कॉन्सेंट्रेट HNO3 बिफोर यूज्ड। यूज लेने से पहले उसको आपने कॉन्सेंट्रेट HNO3 से वॉश कर दिया, धो दिया उसको, तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिना इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कंटेनर है उसकी सरफेस के ऊपर क्या बन जाएगा, एल्यूमिना है, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो भी मटेरियल उसमें डालोगे उसके साथ में फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। फिर बताते हैं रिएक्शन विथ बेस, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस। बेस के साथ में रिएक्ट कौन करेगा, बोरॉन का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेस किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, एसिडिक नेचर वाले के साथ, या फिर एम्फोटेरिक के साथ में भी कर सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग वाला हो।
तो लिखेंगे रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस। जैसे मैं बात करूं ऑर्थोबोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं फर्स्ट। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बेटा ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, सेंट्रल एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, नेवर बी आर्सेनियस एसिड। तो ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड। लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर भी यहां पे एज ए बेस बिहेव करेगा। ये हो गया वाटर, ये मैंने ले लिया वाटर, H2, ये लॉन पेयर है। तो यहां पे ये क्या करेगा? पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो ये लॉन पेयर इसके पास में आएगा वैकेंट ऑर्बिटल में, तो OH नेगेटिव की फॉर्म में आता है, एक H+ निकल जाता है, तो ये आएगा BOH OH OH, और यहां पे क्या मिलेगा? OH नेगेटिव, और आपको क्या मिल रहा है? एक H+ आयन। तो यहाँ पे कितने H+ आयन दे रखा है? एक H+ आयन, और एक एसिड जितने H+ आयन देता है वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी। तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं ये वाला क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड। ये होता है आपका मोनोबेसिक एसिड। क्लियर हो गया? ये है मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ये तो आपको बता सकता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग एसिड ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, नेवर बी एक्ट एज आर्सेनियस एसिड। ये स्टेटमेंट मैं पहले भी 2 बार लिखवा चुका हूं, एक बार फिर से अपने से लिखेंगे, सबको लिखना है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैविंग एसिड ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, नेवर बी आर्सेनियस एसिड। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के दौरान जितने H+ निकलते हैं वो इसकी क्या होती है? बेसिसिटी। दैट्स व्हाई इट इज मोनोबेसिक एसिड। क्लियर? आगे देखिएगा, जैसे बेटा मैंने यहां पे इसकी रिएक्शन करवाई, हैवी वाटर D2O, तो रिएक्शन पूछे जाते किसका फॉर्मेशन होगा? तो यहां पर वो सेम होगा, ये O इस पे अटैक करेगा, OD नेगेटिव फॉर्म में एक D+ निकल जाएगा, OH ये ड्यूटेरियम प्लस निकल गया। ठीक है, तो क्या हो गए? मोनोबेसिक। बेटा एक चीज और पूछ ली जाती है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। जैसे इसको वाटर में डाल दिया या बेस के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो ये मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो बोरिक एसिड था वो कौन सी ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होता है? ट्रायगोनल प्लेनर, और जैसे इसको वाटर में डालते हैं तो किस में चला जाता है? टेट्राहेड्रल के अंदर। क्लियर हो गया? जैसे ये मोनोबेसिक एसिड होता है, ऐसे ही अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता, चलो मैं एक और बता देता हूं इसी के साथ में, इसको नोट कर लीजिए। जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, मिटा दे, देखो आपसे पूछा जाता है कि बोरिक एसिड होता है तो मोनोबेसिक एसिड वीक एसिड होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेटा ये वाला होता है डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक क्यों हुआ? आप उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, और एक वाटर मॉलिक्यूल जब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आता है तो एक H+ की फॉर्म में H निकालता है, और OH नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल एटम से अटैच होगा। देखो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है? 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये लॉन पेयर होता है इसके पास में, एक अटैक करेगा तब तो 6 ही हुए, तो इधर से ये वाला भी अटैक करेगा तो कितने हो गए? 8। तो एक वाटर मॉलिक्यूल होगा तो एक H+ आयन निकलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा तो 2 H+ आयन निकल जाएंगे।
क्या बनेगा, बेरिलियम OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये हो गया OH OH, और कितने H प्लस निकले, 2H प्लस। तो जितने H प्लस आयन निकलते हैं वो होती है उसकी बेसिसिटी। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के केस में कितने H प्लस रिलीज हो रहे, 2H प्लस, दैट्स व्हाई इट इज डाइबेसिक एसिड। ये होता है डाइबेसिक एसिड। नोट कर लीजिए इसको। फिर NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं बोरॉन की, देखो एसिड वाला बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, मिटा दे। नोट कर लीजिए, ये वाला कंसेप्ट समझ गए ना कि बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिएगा आगे नेक्स्ट इसी का पार्ट, रिएक्शन विथ NaOH बेस के अंदर ही, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, बोरॉन है वो NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये इसको क्या देगा, OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड, 3NaOH मान लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, OH OH OH, ये लिख रहा हूं, और इसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बेटा आप तो क्या करो, बेस वाले से OH लाओ और जो एसिडिक नेचर वाला उसके साथ में अटैच करते जाओ, और इसकी कोवेलेंसी होती है 3, तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ गए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर से OH नेगेटिव आपने डाला यहाँ पर, या NaOH आपने लिया, तो फर्दर रिएक्शन होगी, ये Na प्लस OH माइनस, ये अटैक कर जाएगा, ये बना लेगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं, एक चीज और बता देता हूं, पहले मैं इसको एक बार यहीं पे रोकूं, मैं एक बार दोबारा से, इससे पहले हमने पढ़ा था ये बोरिक एसिड, ये था बोरिक एसिड, ऑक्टेट बेटा इसका इनकम्प्लीट था। जैसे ही वाटर लेके आते हैं तो वाटर इसके साथ में रिएक्ट कर रहा था, मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव कर किया, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये कंपाउंड बना। ये हुआ, इसको बेटा हीट करते हैं, तो हीट करने पे यहां पे फॉर्मेशन होता है BO2.2S2, BO2.2S2, BO2 माइनस .2S2, और ये BO2 नेगेटिव होता है मेटाबोरेट, मेटाबोरेट आयन होता है, ठीक है, ये होता है मेटाबोरेट, मेटाबोरेट होता है। ये सब मैंने बेटा केमिकल बॉन्डिंग बताया था, मेटा कब आता है, ऑर्थो कब आता है, वहां से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ऐसे देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ये बन गया, अब इसको फर्दर हीट करते हो तो यहां पर भी क्या होगा, मेटाबोरेट, और सोडियम यहां पे प्रेजेंट होता है पहले से, तो यहां पर जुड़ जाएगा NaBO2.2S2, यानी किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है। हीट करोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, BO2 नेगेटिव बनता है, और BO2 नेगेटिव क्या होता है, मेटाबोरेट, और मेटाबोरेट है, फिर से बता देता हूं मेटाबोरेट कैसे आता है, एक बार फिर से बता दूंगा, एक बार नाम लिख देता हूं इसका, सोडियम मेटाबोरेट, ये होता है सोडियम मेटाबोरेट। फिर से बता देता हूं मेटाबोरेट कैसे होता है, देखो H3BO3, इससे एक हाइड्रोजन निकाला HBO2, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी भी +3 है, इसकी भी +3 है। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है तो एक एसिड होता है, ये भी बोरिक एसिड है, ये भी बोरिक एसिड है, ये बेटा क्या हो गया आपका बोरिक एसिड, ये आपका बोरिक एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। HBO2 ऑल्सो बोरिक एसिड, ये भी आपका बोरिक एसिड है। तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, हाइड्रोजन के नंबर के बेसिस पे, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं वहां पे हमने क्या लगाया था, ऑर्थो, और जिसमें कम होते हैं वहां पे क्या लगा देते हैं, मेटा। एक का एनायन क्या बनता है, 8, तो यहां पर H प्लस निकलेगा, क्या बनेगा, BO2 नेगेटिव, और BO2 नेगेटिव क्या है यहां पर, मेटाबोरिक एसिड से, एक का क्या होता है, 8, तो इसका नाम क्या है, मेटाबोरेट, मेटाबोरेट,
ये होगा मेटाबोरेट। और यहां पर भी क्या है, BO2 नेगेटिव, तो ये क्या होगा मेटाबोरेट, एक नेगेटिव चार्ज हो तो एक सोडियम जुड़ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको गैलियम को भी बताते हैं। ये सब बेटा आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार रिपीट करते रहिएगा। नोट कीजिए इसको। फिर बताते हैं गैलियम के साथ में रिएक्शन। नोट कर लिया, नोट किया। मिटा दें, देखो गैलियम में ये भी क्या कैसी नेचर का है, एम्फोटेरिक, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, एम्फोटेरिक वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में भी करेंगे, GaOH होल थ्राइस ये बनेगा। और इसकी जेली लाइक, ये बनाता है जेली लाइक व्हाइट पीपीटी बनती है, जेली लाइक व्हाइट पीपीटी। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जब तक ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो बेस का इसका हाइड्रोक्साइड आयन आता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर से आपने NaOH डाला तो ये इसमें कन्वर्ट होगा GaOH OH OH नेगेटिव। और फर्दर हीटिंग पे यहां पर बन जाएगा वही GaO2.2S2 सोडियम मेटागेलिएट, ये हो जाता है सोडियम मेटागेलिएट, लिख लो इसको भी, सोडियम मेटागेलिएट। अब देखिए एक बात और बता देता हूं मैं, कास्टिक सोडा NaOH कांट बी स्टोर इन कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंटेनर में कास्टिक सोडा है, उसको नहीं स्टोर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा कास्टिक सोडा है, NaOH है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्यूमिनियम होता है एम्फोटेरिक नेचर का है, तो उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा ना, रिएक्शन होगी तो उनके आपस में रिएक्ट करने लगेगा, तो कंटेनर है वो तो आपका खत्म हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो तो वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं, नोट लगा के लिख लेना, कास्टिक सोडा NaOH ही होता है, कांट स्टोर इन कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम। क्यों नहीं, बिकॉज NaOH रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, क्योंकि NaOH है वो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। जबकि आपको ये बताया HNO3 है, इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा चलो एक चीज और बताओ मेरे को, अगर मैंने यहाँ पे इंडियम को लिया और फिर मैंने NaOH की रिएक्शन कराई तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा। यहां पे रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि बेसिक नेचर का ये भी बेस है, तो बेस का बेस के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, तो फर्दर रिएक्शन होगी नहीं, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं कंपाउंड ऑफ बोरॉन। नेक्स्ट लिखा है बेटा कंपाउंड ऑफ बोरॉन। देखो इनकी जनरल प्रॉपर्टी बता दी कि कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, कैसी नेचर, और जनरली नेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्फोटेरिक नेचर वाले कौन से ध्यान रखना। फिर एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन बताइए आपको। आगे देखिए कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं देखिएगा, हेडिंग लिखेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कंपाउंड्स की बात करूं मैं तो पहले मैं इसकी ऑक्सी एसिड की बात करूं। वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में बताया था, एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन, ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन। बोरॉन के ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं देखो, जैसे मैंने ये लिया ऑर्थोबोरिक एसिड है, चलो मैं पूरा बताता हूं डिटेल में। H3BO3 इसको मैंने हीट किया
और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, फिर ऑक्सी एसिड ही बना। तो यहां पे ये होता ऑर्थो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं इक एसिड, और इक के एनाइन क्या होते हैं 8। तो ये क्या होगा ऑर्थो बोरिक एसिड, दोनों ही बोरिक एसिड है। जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं वहां पर ऑर्थो प्रीफिक्स लगाते हैं, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं वहां पर मेटा प्रीफिक्स लगाते हैं। ये होगा ऑर्थो बोरिक एसिड, ये वाला क्या होगा मेटा बोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा ऑर्थोबोरेट, और ये वाला क्या होगा मेटाबोरेट, जिसको हमने देखा। इट मींस हमने क्या लिया ऑक्सी एसिड, यहां पे हमने लिया ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, और उसको हीट करने पर ऑक्सी एसिड का ही, हीट करके एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने पर ऑक्सी एसिड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सी एसिड से हमने वाटर एलिमिनेट करवा के क्या बनाया ऑक्सी एसिड। तो ये वाला तो आपका क्या होगा ऑर्थो प्रीफिक्स वाला होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका मेटा, ये होगा मेटा प्रीफिक्स वाला। ठीक है, ऐसे ही हमने मान लो कि लिया 2 ऑक्सी एसिड लिया, 2 ऑक्सी एसिड, और आपने इसको हीट किया और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और यहां पर ऑक्सी एसिड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सी एसिड से क्या बन रहा है आपका ऑक्सी एसिड ही बन रहा है। तो यहां पर इस ऑक्सी एसिड को नाम दिया जाता है पायरो ऑक्सी एसिड, और बहुत डिटेल में मैंने बॉन्डिंग में बताया इसको। तो 2 ऑक्सी एसिड लिया, उसको हीट किया, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, फिर ऑक्सी एसिड का ही फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सी एसिड आपका होगा पायरो ऑक्सी एसिड। क्लियर हुआ? देखो जैसे मैंने ले लिया H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, ये हो गया आपका बोरिक एसिड भी बोल देते हो, बोरिक एसिड या ऑर्थो भी लगा सकते हो। इसको हीट करके आपने एक वाटर मॉलिक्यूल इसको एलिमिनेट कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो यहां पे क्या बनेगा 2 हाइड्रोजन गए ना, तो H4B2O5, तो ये आपका क्या बनेगा पायरोबोरिक एसिड, ये हो गया पायरोबोरिक एसिड। तो बेटा आपके पास में क्या हो 2 ऑक्सी एसिड को हीट करके एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने पे जो ऑक्सी एसिड बनता है वो होगा पायरो ऑक्सी एसिड। जैसे बोरिक एसिड से क्या बन जाएगा पायरोबोरिक एसिड। इनको हमने डिटेल में बता दिया था पहले भी, एक और मैं बता देता हूं, देखिए एक और लिख लेना, इसके एनहाइड्राइड, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो मेरे पास में है ऑक्सी एसिड, बेटा फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ऑक्सी एसिड है, उसका आपने करवा दिया कंप्लीट डिहाइड्रेशन, कंप्लीट डिहाइड्रेशन, जितने पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल थे उन सबको आपने निकाल दिया, यानी एक भी हाइड्रोजन उसके पास में नहीं है। कंप्लीट डिहाइड्रेशन, एक्स वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और यहां पर ऑक्सी एसिड एन ले लिया। तो यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहां पर बनेगा एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सी एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सी एसिड, उस ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड बन गया। फिर हमने यहां पे किया इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस थ्रू एक्स वाटर मॉलिक्यूल। जितने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल से आपने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो वो ही ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है उतने ही नंबर्स में। ठीक है, ऑक्सी एसिड से बनाया एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में के फॉर्मेशन में जितने वाटर मॉलिक्यूल निकले उतने से रिएक्ट करवा दोगे तो उतने ही मोल में ऑक्सी एसिड बन जाता है। देखो मैंने ये लिया 2H3BO3, ये हो गया बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका मैंने कंप्लीट डिहाइड्रेशन करवाया, तो टोटल हाइड्रोजन एटम में कितने, एक में 3 है, 2 में कितना होगा 6 से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे 3, तो किसका फॉर्मेशन हो गया B2O3। तो यहां पर B2O3 को क्या बोलोगे एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको हम बेटा बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। और अगर यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले और 3 के साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस आपने करवा दिया, तो यहां पे फिर से क्या बन जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड।
जैसे मेटा वाला है ये HbO3 HbO2, ये मेटाबोरिक एसिड है, ये आपका है मेटाबोरिक एसिड। इसका आपने कंप्लीट डिहाइड्रेशन करवाया तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा 1, क्या बनेगा B2O3। तो यहां पर भी B2O3 है, यहां पर भी B2O3 है, तो ये भी एनहाइड्राइड है, ये भी एनहाइड्राइड है, ये ऑर्थोबोरिक का है, ये वाला किसका हो जाएगा मेटा का। तो ये होगा एनहाइड्राइड ऑफ मेटाबोरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ मेटाबोरिक एसिड। अब देखो अगर B2O3 है उसका हाइड्रोलाइसिस आप करवा रहे हैं, B2O3 का हाइड्रोलाइसिस एक तो एक वाटर मॉलिक्यूल से करवाया, एक बार आपने 3 वाटर मॉलिक्यूल से करवाया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से करवाओगे तब तो क्या बनेगा मेटाबोरिक एसिड, और 3 से करवाओगे तब क्या बन जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड। इट मींस ऑक्सी एसिड से एनहाइड्राइड बनाने में जितने वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो उतने वाटर मॉलिक्यूल से उस एनहाइड्राइड को आप हाइड्रोलाइज करवाते हो तो उसी ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे पायरो वाले क्या बना सकते हैं, सब बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। अब यहां पर मैं और आगे इसको बताता हूं, ये सब चीजें तो बताई हुई इसलिए मैंने शॉर्ट में दोबारा से आपको बता दी। इसकी रिएक्शन के लिए बता रहा हूं कि यहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस दे रखी हैं आपको। बेटा यहां पर जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करता है और उसके थ्रू लीनियर पॉलीऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाते हैं। ऑर्थो वाला क्या करता है, कंडेंसेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और लीनियर चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। जबकि मेटा वाला है, मेटा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा और एडिशन के अंदर मॉलिक्यूल वो ऐड होते जाते हैं, किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होता। देखो नोट लगा के लिखिएगा। नोट में लिखूं ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड शो कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऑर्थोबोरिक एसिड शो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन and its result formation of linear polymer या polyoxy acid take place, या बेटा क्या लिख सकते हो, लीनियर पॉलीबोरिक एसिड टेक प्लेस। ठीक है, ऑक्सी एसिड कौन सा है, बोरिक एसिड। ऐसे ही क्या होगा आपका जो मेटाबोरिक एसिड है, मेटा वाला बता रहे हैं, मेटाबोरिक एसिड शो एडिशन पॉलीमराइजेशन, polymerization and its result formation of साइक्लिक पॉली, यहां पर क्या होगा लीनियर और यहां पे क्या होगा साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लिक पॉली मेटाबोरिक एसिड टेक प्लेस। देखो दो टाइप के एसिड है, कौन कौन से, ऑर्थो और मेटा। ऑर्थो वाला क्या होता है, लीनियर पॉलीमर बनाता है, और मेटा क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। इन स्टेटमेंट को लिखिएगा, फिर उसके बाद में एक एक को पढ़ रहे हैं हम। ऑर्थो वाले की बात कर रहे हैं, जैसे ऑर्थो बोरिक एसिड है, जैसे एग्जांपल लिया ऑर्थोबोरिक एसिड, इसके एन मॉलिक्यूल है, कौन सा पॉलीमराइजेशन शो करेगा, कंडेंसेशन।
एक्स वाटर मॉलिक्यूल मान लो रिलीज हो रहे हैं, एक्स वाटर को मान लेते हैं, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, लीनियर पॉलीबोरिक एसिड। देखो जैसे मैंने ये ले लिया H3BO3, चलो मैं स्ट्रक्चर के साथ में बता रहा हूं, ये ले लिया, ये आपके पास में ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसके N मॉलिक्यूल है, जैसे ये लिया N मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, और मान लिया OH BOH, जैसे यहां पे 4 लिए, तो यहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल यूनिट्स है वो एलिमिनेट होते हैं, जैसे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है इसका एलिमिनेशन होगा और ये मॉलिक्यूल्स आपस में आगे से आगे जुड़ते जाएंगे। चार लोगे तो यहां पर क्या होगा, N-1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, क्या बन जाएगा, जैसे यहां पर भी ये वाले भी ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, N मान लेता हूं मैं, ये एलिमिनेट हो गए, तो इस टाइप से बनेगा OH O N बन गए। तो किसका फॉर्मेशन होगा, लीनियर पॉलीबोरिक एसिड, या 4 होगा तो क्या होगा, टेट्रा लीनियर टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल मान लो कि 4 ही दे रखे हैं, तो क्या लिखोगे, लीनियर टेट्रा बोरिक एसिड। नोट कर लीजिए, मेटा का और सिखाते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको ऑर्थो को बताया, वैसे ही मेटा वाला किसका फॉर्मेशन करता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू साइक्लिक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले साइक्लाइजेशन की कंडीशन का पता होना चाहिए, जिसको मैंने आपको बताया भी है इन केमिकल बॉन्डिंग। देखिएगा, हम ये जानते हैं मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड है, इसके N मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सा पॉलीमराइजेशन शो करता है, एडिशन, ये होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। यहां पे किसी का भी कोई भी एलिमेंट है वो रिमूव नहीं होता है, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूव नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन। इससे क्या बनेगा, साइक्लिक पॉली मेटाबोरिक एसिड, साइक्लिक पॉली मेटाबोरिक एसिड, साइक्लाइजेशन होगा यहां पर। तो आपको पता होना चाहिए कंडीशन फॉर साइक्लाइजेशन, कंडीशन फॉर साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन और उसकी कंडीशन की बात करें कि साइक्लाइजेशन के लिए कौन सी कंडीशन होगी। तो आपको बेटा ये बताया साइक्लाइजेशन के लिए, मान लो ये था AXBY, ए है यहां पे सेंट्रल एटम, बी है यहां पे लेटरल एटम, ए सेंट्रल एटम, और जो भी बच्चे बेटा साथ साथ में पढ़ते हैं उनको तो याद होगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। ए होता है सेंट्रल एटम, बी होता है आपका लेटरल एटम, ये होगा लेटरल एटम, और x क्या होगा सेंट्रल एटम के नंबर, और y क्या होगा लेटरल एटम के नंबर। इफ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल एंड ग्रेटर देन 3, सेंट्रल एटम के नंबर 3 और 3 से ज्यादा हो, एंड लेटरल एटम इक्वल टू सेंट्रल एटम और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम 3 और मोर देन 3 हो, और लेटरल एटम इक्वल टू सेंट्रल एटम एंड मोर देन सेंट्रल एटम, या तो सेंट्रल एटम के इक्वल हो और मोर देन सेंट्रल एटम हो, तो उस कंडीशन में साइक्लाइजेशन टेक प्लेस। ये एक जनरल कंडीशन बताई थी, साइक्लाइजेशन टेक प्लेस। और इस साइक्लाइजेशन के अंदर क्या होगा, सेंट्रल एटम और लेटरल एटम है, इसको आप अल्टरनेट जोड़ देते हैं, ऐसे अल्टरनेट जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में इसकी वैलेंसी उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा मेटाबोरिक एसिड है, वो भी साइक्लाइजेशन शो कर रहा है। देखो जैसे मैं ले लिया 4H3BO3 है, मेटा कौन सा होता है, HBO3 है, सॉरी HBO2, ये होगा मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड
कितने मॉलिक्यूल आपने लिए? 4। मेटा वाला क्या शो करता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन, कुछ भी निकलेगा नहीं, सब ऐड हो जाएंगे, H4B4O8। तो B है यहां पर सेंट्रल एटम बोरोन, एंड ऑक्सीजन यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज ए लेटरल एटम। तो बेटा बोरोन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन यहां पे लेटरल एटम होगा, तो यहां पे क्या होगा? सेंट्रल एटम के नंबर 3 से मोर है और लेटरल एटम है वो सेंट्रल एटम से ज्यादा है, तो साइक्लाइजेशन होगा। और क्या बनेगा? साइक्लिक 4 जुड़े हैं तो टेट्रा मेटाबोरिक एसिड। कैसे बनाएंगे? 4 को अल्टरनेट जोड़ो ऐसे, ये जोड़ दिया तो 4 बोरोन और 4 ऑक्सीजन, सॉरी 3 आए क्या पे? 4 ऑक्सीजन और 4 बोरोन, ये साइक्लाइजेशन हो गया। क्या बच गया? 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच करके फिर सेंट्रल एटम से अटैच कर देते हैं। देखो ये हो गए OH OH, क्या बन गया? साइक्लिक टेट्रामेटाबोरिक एसिड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, नोट कर लिया। मिटा दें। अब आपको ये बता देते हैं, ये बोरिक एसिड होता है, ये वोलेटाइल सॉलिड होता है ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। देखो ये क्या होती है, मैं बता देता हूं इसको भी। नोट में लिख लेना। बोरिक एसिड अकेला लिखा हो तो वो ऑर्थो वाला ही होता है। बोरिक एसिड इज वोलेटाइल सॉलिड, यानी उसका वेपराइजेशन हो जाता थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे। वोलेटाइल सॉलिड ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। मैसिव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। मैसिव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी के कारण क्या होता है? वोलेटाइल सॉलिड। देखो कैसे, जैसे H3BO3 है वो ऐसे भी बना सकता हूं मैं। इस साथ में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, ये तो होता है ना H3BO3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो ये किस टाइप से बनाते हैं, इसको मैं बना देता हूं। देखो कोशिश करता हूं, हालांकि डायग्राम मेरे से सुंदर नहीं बनते, बुक्स में भी आप देख सकते हो इसको। ठीक है, इस टाइप से इनकी लेयर बना रहे हैं। मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे मैंने सुना है और महसूस भी किया है। तो आप कोशिश करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, देखिएगा आगे। और इधर ऐसे इस टाइप से बेटा बहुत सारी मॉलिक्यूल हैं इसकी ऐसे, और ये आपस में फिर क्या कर लेते हैं? एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ये इसके साथ में एच बॉन्ड बना लिया, ये ऐसे एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ऐसे एच बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनमें इस टाइप से, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस टाइप से। आप सुंदर डायग्राम बना लेना अपने से। तो इसके साथ में ऐसे इस टाइप से
ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसकाओगे तो एकदम ऐसे आपको एक सर्कल टाइप का दिखाई देगा। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को डायग्राम से कोई मतलब नहीं, नीट से मतलब है, वहाँ पे डायग्राम नहीं आते। तो बेटा इस टाइप से बहुत सारी बॉन्डिंग होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए क्या कर लेता है, इस टाइप की जो मास में कलेक्ट होकर बनाते हैं इसको बोल देते हैं मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके कारण ये क्या होता है, वोलेटाइल सॉलिड। ये भी पूछा हुआ है कि बोरिक एसिड है वोलेटाइल सॉलिड क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट कीजिए इसको। लिख लिया। चलो एक और बताते हैं आपको, अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड का ऑल्डर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, पुराना एक्वस सॉल्यूशन लेते तो वो कंपैरेटिवली मोर एसिडिक होता है। क्यों होता है, इसका रीजन बता रहे हैं। देखो नोट के अंदर ही लिखना है, ऑल्डर एक्वस सॉल्यूशन, ऑल्डर एक्वस सॉल्यूशन of orthoboric acid is comparatively more acidic। आपको पता है ऑर्डर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज कंपैरेटिवली मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है देखिएगा, जैसे मैंने ये लिया H3BO3, इसका न्यूली फॉर्म्ड सॉल्यूशन है तो वहां पे ये बनेगा, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये होगा। फिर मैंने ये लिखा ये H3BO3 ये वाटर के साथ में लॉन्ग टाइम कांटेक्ट, लॉन्ग टाइम कांटेक्ट, या H3BO4 भी लिख सकते हैं, H3BO4 माइनस, इसको वाटर के साथ में ऑल्डर सॉल्यूशन कब होगा, जब बहुत टाइम तक इसको इसके साथ में रखा रहने देते हैं, तब यहां पर फॉर्मेशन होता है B3O3OH4 माइनस, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। लॉन्ग टाइम तक रखने पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें कन्वर्ट होगा तो ये किसकी कंडीशन को शो कर रहे हैं, साइक्लाइजेशन को। तो यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे ये साइक्लाइजेशन होगा, और इस साइक्लाइजेशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, किलेशन। और कोई भी कंपाउंड किलेशन शो करता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है H+ आयन देने के बाद में, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH नेगेटिव, OH H+। तो ये भी H+ दे रखा है, न्यूली फॉर्म्ड सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, वो भी H+ दे रखा है, और लॉन्ग टाइम तक रखने के बाद में ये वाला भी H+ दे रहा है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, इसका नाम होता है किलेशन। ड्यू टू किलेशन इट इज मोर स्टेबल। किलेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ड्यू टू किलेशन इट इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर आपको मैं बता देता हूं, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, ये एक वीक एसिड होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सिस डाइऑल ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, वहां पे भी रीजन होता है किलेशन का ही। ठीक है, तो बेटा एक रखा रहा है सॉल्यूशन थोड़े टाइम के लिए, एक लॉन्ग टाइम तक है, लंबे टाइम तक ऑल्डर सॉल्यूशन बन गया उसका, तो वहां पर एक साइक्लाइजेशन हो जाता है, और साइक्लाइजेशन को क्या बोलते हैं, किलेशन। और इसके कारण स्टेबल हो जाता है, इस इफेक्ट का नाम होता है किलेटिंग इफेक्ट। और H+ आयन देके जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। नोट कीजिएगा। फिर बता रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में कि ये कब वीक होता है, कब स्ट्रॉन्ग होता है। फिर से नोट लगा के लिखिएगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ सिस डाइऑल इट बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड। नोट लगा के लिखिएगा। क्या बताया आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड
is a weak acid, but in presence of cis-diol, it becomes strong acid. It becomes strong acid ड्यू टू किलेशन, वो बता रहे हैं। देखो ये था आपके पास में बोरिक एसिड H3BO3। एक्वा सॉल्यूशन की बात करें इसका, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में देखते हैं इसके एसिडिक और बेसिक नेचर। तो यहाँ पर H3 क्या बन रहा था, ये बन गया, मैं बना के दिखा देता हूँ। H4 बनेगा, BO4 नेगेटिव, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ cis-diol ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग। देखो ये आपके पास में OH नेगेटिव वाले को मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, OH की फॉर्म में, ठीक है। cis-diol ये होता कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, cis-diol, डाइओल क्या होगा, 2 OH एक ही साइड में जुड़ा हुआ, ये होता cis-diol। ये इस साइड में भी लगेगा cis-diol, ये cis-diol। यहां पे वाटर निकलेगा, ये वाटर निकालेगा यहां से, इसका OH होता है, इसका H होता है, और इससे अब जो बनेगा O सही से दिखा देता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव मेंबरिंग क्या होती है, स्टेबल। तो यहां पे क्या हो जाता है, cis-diol के प्रेजेंस में क्या होगा, किलेशन टेक प्लेस, और जहां पर भी किलेशन होता है वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां पर स्टेबिलिटी बढ़ता है उस कंडीशन में H+ निकलता है, तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम बोरेक्स के बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने केमिकल बॉन्डिंग के एक पोर्शन को फिर से रिवाइज किया है, पीरियोडिक टेबल उसके भी कुछ पॉइंट्स को रिवाइज किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।